हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सी, यूजीसी नेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी डी जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नई दिल्ली स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए सर एडविन स्लूटियन और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा, ऑप्शन बी ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा, ऑप्शन सी सर जॉन आर्चर और सर एडवर्ड बार्टले द्वारा, या ऑप्शन डी सर क्लॉड बार्टले और सर जॉन बेक द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सर एडविन स्लूटियन और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया गया था। आइए अब कुछ और इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। जो कि भारतीय संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को हुआ था और ये किसने किया था? तो ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था। अगर इसको बनने में कितना समय लगा था ये बात की जाएगी तो 6 वर्ष का लंबा समय लगा था। और इस समय के तत्कालीन वायसराय आपके लॉर्ड इरविन थे। और इसमें अगर कुल कितनी लागत लगी थी रुपए की तो वो 83 लाख रुपए लगी थी। जिसमें अगर आपका बात कीजिए भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था तो वो आपका लुटियंस ने किया था तथा सर हर्बर्ट बेकर के निरीक्षण में इस कार्य को संपन्न किया गया था। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। एक तो भारतीय संसद भवन का शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनाट ने किया। दूसरा आपका इस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है कि भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, मतलब भारतीय संसद भवन का, तो ये आपका लुटियंस होगा। और चौथा आपका क्वेश्चन बन रहा है किसके निरीक्षण में इस कार्य को संपन्न किया गया था? तो सर हर्बर्ट बेकर के निरीक्षण में इस कार्य को संपन्न किया गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। किस प्राणी के जीनोम को बताया गया कि 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डेथ स्कॉर्पियन, ऑप्शन बी पहाड़ी बकरी, ऑप्शन सी टार्डीग्रेट, या ऑप्शन डी ब्लैक मम्बा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी टार्डीग्रेट। ये आपका जो सूक्ष्म जीव होता है ये एक तरह का, तो ये 10 वर्ष तक बिना भोजन और पानी के जीवित रह सकता है तथा इसे मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब जान लेते हैं टार्डीग्रेट के बारे में कुछ अन्य बातें भी। जैसे कि टार्डीग्रेट एक जल में रहने वाला 8 टांगों वाला सूक्ष्म प्राणी है। इन्हें सन 1773 में योनहन गेटजा नामक जीव वैज्ञानिक ने पाया था। टार्डीग्रेट पृथ्वी पर पर्वत से लेकर गहरे महासागर और वर्षा वनों से लेकर अंटार्कटिका तक लगभग हर जगह ये रहते हैं टार्डीग्रेट। ठीक है, टार्डीग्रेट एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म प्राणी है जिसकी शीत, गर्म, विकिरणग्रस्त, शुष्क और अन्य चरम परिस्थितियों के सहने की शक्ति होती है और अन्य प्राणियों से बहुत अधिक पाई जाती है। मतलब इनकी जो होते हैं, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो जैसा भी मौसम हो, वो अन्य जो प्राणी हैं उनसे ज़्यादा इनमें अधिक शक्ति पाई जाती है टार्डीग्रेट में। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी बज एल्ड्रिन, या ऑप्शन डी जॉन ग्लेन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यूरी गागरिन। ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव थे। आइए अब जान लेते हैं यूरी गागरिन के बारे में। पहला मानव अंतरिक्ष यान जो कि 12 अप्रैल 1961 को
वोस्तोक फर्स्ट था। इसी पर रूस के कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन ने पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा की थी। तो अगर यूरी गागरिन ने किस यान से किया था तो वो था वोस्तोक फर्स्ट, जो कि 12 अप्रैल 1961 को किया था। वर्तमान में अगर मानव अंतरिक्ष यान कौन सा उपयोग किया जा रहा है तो वो एकमात्र अंतरिक्ष यान जो कि रूस का है सोयूज अंतरिक्ष यान और चीन का है सेंझो अंतरिक्ष यान। ये इस समय अंतरिक्ष यान यूज़ किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और यूरी गागरिन आपके गए थे वोस्तोक फर्स्ट से, जो कि 12 अप्रैल 1961 में गए थे। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? ऑप्शन ए विल्हेम रोएंटजन, ऑप्शन बी फिलिप लेनार्ड, ऑप्शन सी मैरी क्यूरी या ऑप्शन डी विलियम क्रूक्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए विल्हेम रोएंटजन। इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि एक्स किरणें या एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अगर इसकी तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा के निदान के लिए प्रयोग की जाती है और इसका प्रयोग 1897 में बाल्कन युद्ध के दौरान एक्स किरणों का इस्तेमाल सैन्य युद्ध क्षेत्र पर किया जाता था, जिसमें मरीजों के अंदर बुलेट और टूटी हुई हड्डियों को खोजना में एक्स किरणों का प्रयोग किया गया था। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया? यह आपका करंट अफेयर्स है, जो कि अभी का ही है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथारंभ का शुभारंभ किया है। आइए अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है आपका छत्तीसगढ़, तो इसके बारे में जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जिसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 2000 को हुई थी तथा इसकी राजधानी आपकी अटल नगर है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। तथा छत्तीसगढ़ की अगर गंगा किसे कहा जाता है तो वह महानदी को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है तो खरखरा बांध, जो कि मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए हेनरी मोसले, ऑप्शन बी रॉबर्ट बायल, ऑप्शन सी मेंडलीव या ऑप्शन डी जॉन न्यूलैंडस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मेंडलीव। इन्होंने आवर्त सारणी को बनाया था। आइए अब जानते हैं कि आवर्त सारणी क्या होती है। जैसे कि 1869 में रूस के एक वैज्ञानिक जो कि मेंडलीव है, उनका रसायनज्ञों के लिए एक बहुत ही उपयोगी और सरल संकल्पना प्रस्तुत की। बताया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो उनके गुणधर्मों में एक स्पष्ट अपवर्तन नजर आएगा। जैसे कि इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक वर्ग में रखा, जिसे इन्होंने क्षार धातु वर्ग का। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातु हैं। ये सहज ही जल से अभिक्रिया करती हैं और क्षारीय विलयन बना देती हैं, ठीक है। वहीं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन को एक दूसरे समूह में रखा, जिसे हाइड्रोजन वर्ग का। तो अगर हाइड्रोजन वर्ग की अगर पूछ लिए जाएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ये सभी क्या है? ये सभी अधातु हैं और ये
बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं और जल से ये अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। वो जल से अभिक्रिया करके क्षारीय विलयन बनाते हैं और ये जल से अभिक्रिया करके आपके अम्ल बनाते हैं। वहीं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम तत्वों जिनके गुण समान होते हैं, एक अलग वर्ग में रखा है। इस वर्ग को क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहा। उस समय तक जो कि 63 तत्व ज्ञात हैं उनमें सामान्य गुणधर्म नहीं मिला, जिसको आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया गया। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी नागालैंड। यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पर प्रदेश आपका नीचे हो गया जो कि अरुणाचल प्रदेश में साथ में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। असम में एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है जो कि डिगबोई है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं अब इसकी भी व्याख्या, जो कि मैंने पहले ही बताया। डिगबोई असम के तेल नगरी के रूप से जाना जाता है। डिगबोई में एशिया की पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ और ये कब हुआ था? 1901 में। यहाँ एशिया की पूरे एशिया महाद्वीप की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन में दिया कि एशिया की पहली तेल जो है तो वो आपका असम में, अगर डिगबोई दिया होगा तो आपका डिगबोई रहेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? ऑप्शन ए 2000 से 8000, ऑप्शन बी 50,000 से 1 लाख, ऑप्शन सी 1 मिलियन से 10 मिलियन या ऑप्शन डी 10 मिलियन से अधिक। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 2000 से 8000 तक के, मतलब आपकी मानव की जो जीभ होती है उसमें स्वाद कलिकाएँ होती हैं। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्य में लगभग 10,000 स्वादी कलिकाएँ जीभ पर पाई जाती हैं, जो कि ऑप्शन में आपका 2 से 8000 है, तो 2 से 8000 ही लगा के आएंगे आप। ठीक है, समथिंग आपकी लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएँ जीभ पे पाई जाती हैं। ये निम्नलिखित अगर देखा जाए तो 4 प्रकार की होती हैं, जिसे हिंदी में सूत्राकार या इंग्लिश में फैलिफ्रॉम अंकुर या फैलिफ्रॉम पैपिला बोलेंगे। ये सफ़ेद से व शंक्वाकार उभरे हुए होते हैं। जीभ के अगले 2/3 भाग पर समानांतर पंक्तियों में स्थित रहते हैं। इनमें स्वाद कलिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, और दूसरा नंबर पे है आपका छत्राकार या फंजीफ्रॉम अंकुर या फंजीफ्रॉम पैपिला। ये सूत्राकार अंकुर के बीचों बीच में लाल दाने के रूप में छत्रक रूपी अंकुर होते हैं। ये जीभ के अगले भाग में अधिक होते हैं। इनमें स्वाद कलिकाएँ उपस्थित होती हैं, मतलब खट्टा, इसमें जो होगा वो खट्टा स्वाद होगा। और तीसरा है आपका पर्णिल या फैलिएट अंकुर, जिसे फैलिएट पैपिला बोलेंगे। ये सीमावर्ती खाज के समीप जीभ के दोनों पार्श्व जो भागों में लाल पत्तीवत अंकुरों की एक छोटी श्रृंखला होती है। इसमें भी स्वाद कलिकाएँ जो उपस्थित होती, मतलब हमें इसमें भी स्वाद मिलता है। ठीक है, और नंबर 4 है पेरिकोटीय सरकम ब्लेड अंकुर, या इसे वेलेटा पैपिला भी कहेंगे। ये संख्या में सबसे कम किंतु सबसे बड़े और धुंधीदार अंकुर होते हैं। जीभ के सबसे पिछली भाग पर उल्टे आकार के ये अंकुर एक ही पंक्ति में स्थित रहते हैं। इस सभी में स्वाद कलिकाएँ होती हैं। तो मतलब अगर स्वाद कलिकाओं की बात की जाएगी कि स्वाद किस में होता है, तो आपको फंजीफ्रॉम में होता है, फैलिएट में होता है, और आपका सरकम ब्लेड में अंकुर में आपका स्वादी कलिकाएँ होती हैं। केवल अगर स्वादी कलिकाएँ नहीं होती हैं तो फिलीफ्रॉम अंकुर में नहीं होती, इसमें अभाव पाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि मानव की जीभ के किस अंकुर या पैपिला में आपके स्वाद नहीं पाया जाता है, तो वो आंसर आपका फिलीफ्रॉम अंकुर होगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी
जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी सिक्किम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में आपका सफेद रेगिस्तान पाया जाता है। आइए अब बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। गुजरात, अब गुजरात का जो गठन है वो 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात की राजधानी आप सभी को पता होगी जो कि गांधीनगर है। अगर सन 2011 के जनगणना के स्तर पे देखा जाए तो गुजरात की साक्षरता का प्रतिशत 78.03% है। और गुजरात का सबसे बड़ा अगर जिला पूछा जाए तो वो कच्छ है। और यहाँ कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो यहाँ 4 राष्ट्रीय उद्यान और 21 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं गुजरात में। ठीक है, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शाहजहां। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर। बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। आइए अब जान लेते हैं बाबर के बारे में। जैसे कि भारत में मुगल साम्राज्य बाबर 1526 से 1530 तक ही रहे। ठीक है, तो इसके बाद इनके जो कि हुमायूं आ गए थे। तो यहाँ पे बाबर के बारे में बात चली है तो उन्हीं के बारे में जान लेते। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। वह अपने पिता की ओर से तैमूर वंशज तथा माता की ओर से चंगेज खान की तरफ से थे। उन्होंने पानीपत की लड़ाई जो कि 1526 की लड़ाई थी, इसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल शक्ति की स्थापना की, मतलब मुगल साम्राज्य की नींव डाली। किसे? इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के थे। इन्हें हरा करके इन्होंने नींव डाली मुगल साम्राज्य की। फिर इसके बाद इन्होंने 1527 में आगरा के पास खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। 1529 में घाघरा की लड़ाई में दूसरी बार अफगानों को हराया तथा तुझके बाबरी या बाबरनामा इनकी जीवनी है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे लाइव क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।